राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ वो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। इनफैक्ट ये टॉपिक हो या चैप्टर हो तो इससे पूरे 15 से 30 नंबर तक का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, रसशास्त्र का टॉपिक है पारद, जो हमने नहीं किया है अब तक, जो कि इम्पॉर्टेंट है। हाँ, मैंने एंड के लिए छोड़ दिया था ये टॉपिक क्योंकि इसकी वजह थी, क्योंकि पारद जो है वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक था और कवर कराना ज़रूरी भी है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं पारद। पारद को आप हिंदी में क्या कहते हैं, वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? पारद को हम इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। मरकरी आई थिंक सबने देखा होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने मरकरी ना देखा हो। तो पारद हो गया आपका मरकरी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पारद होता क्या है। पारद मरकरी होता है, ठीक है, लेकिन इसकी करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स वगैरह भी हमें पता होना चाहिए। तो पारद हमारा मरकरी होता है, करेक्ट, लेकिन इसका लैटिन नेम क्या है? इंग्लिश नेम तो इसका हो गया मरकरी, ठीक है। लैटिन नेम हो गया हाइड्रोजायरम, ठीक है, हाइड्रोजायरम। फॉर्मूला क्या हुआ इसका? Hg, क्विक सिल्वर भी इसे हम कहते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.56 होती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 80 होता है, वेट इसका 200 होता है, मेल्टिंग पॉइंट 35.8 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट 36 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका? 35.86 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 35.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट है 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी देखो, इसकी डेंसिटी है 12.59, ठीक है। परमाणु बंधुता यानी कि क्या होगा? HgCl2 होगा। कैसे 1:2 में कैसे होगा ये? Hg के 2 पार्टिकल्स और Cl के 2 पार्टिकल्स, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्या होगा? HgCl2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आप देखो कि हम इसमें क्या बात कर रहे हैं? प्राचीन रसशास्त्रों के अनुसार पारद का भौतिक क्या होना चाहिए? स्वरूप। अगर हम देखें भौतिक स्वरूप क्या होगा प्राचीन रसशास्त्रों के अनुसार, तो इसका श्लोक है, क्या है? अंतः सुनीलो बहुरो उज्ज्वलो योम अध्वनः सूर्य प्रतिम प्रकाशा योज्यो अप्य धूमः परिपाणुश्च चित्रो न योज्यो रस कर्म सिद्धित। यह अरविंद प्रकाश ने दिया है कि जिस पारद का अंतः भाग मतलब अंदर से जो कैसा हो, सुनीलो बहुरो उज्ज्वलो यानी कि जो अंदर से नीला हो, नीली वर्ण की आभा वाला हो, बाहर से उज्ज्वल श्वेत हो, उज्ज्वलो योम ध्यान सूर्य प्रतिमा प्रकाशा, और कैसा हो? मध्य में, बीच में कैसा हो? सूर्य के जैसा तेजस्वी और चमकदार हो। वह पारद कैसा माना जाता है? शुद्ध माना जाता है। तो अंदर से कैसा होना चाहिए? नीला, बाहर से श्वेत, और बीच से कैसा होना चाहिए? सूर्य के जैसा चमकदार और तेजस्वी होने वाला पारद क्या होता है? शुद्ध माना जाता है। ये कैसा पारद है? ये ग्राह पारद है, ठीक है। अग्रह पारद का स्वरूप क्या होगा? अग्रह पारद जो होगा वो आपका होगा जो पारद धूम वर्ण का तथा परिपांडु वर्ण का हो। कैसा हो? धूम्र वर्ण का हो या परिपाणु वर्ण का हो, तो वो क्या माना जाएगा? आपका अग्रह माना जाएगा, ठीक है। उसे अशुद्ध या अग्रह पारद माना जाता है। या विचित्र रंग वाला हो, वो पारद कैसा होता है? आपका अशुद्ध पारद होता है। तो देखो क्या बताया गया? ग्रह और अकाह ग्रह पारद में जो ग्रह पारद है वो कैसा होना चाहिए आपका? पहले तो वो कैसा होना चाहिए? नील वर्ण का होना चाहिए अंदर से, ठीक है। बाहर से कैसा होना चाहिए? श्वेत वर्ण का होना चाहिए। और फिर बीच से कैसा होना चाहिए? सूर्य के समान तेजस्वी और प्रकाश वाला और चमकदार होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अग्रह पारद कौन सा होता है? अग्रह पारद वो होता है जो परिपाणु वर्ण का हो, धूम वर्ण का हो या चित्र विचित्र रंग की आभा वाला हो। वो पारद कैसा होगा? आपका अशुद्ध पारद होगा, ठीक है। रस कामधेनु ने क्विक सिल्वर, लिक्विड सिल्वर माना है इसे, ठीक है। उसके बाद पारद को पिघली हुई चांदी के समान बताया है। पारद को कैसा बताया है? पिघली हुई चांदी के समान बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक गुणधर्म। देखो अगर हम पारद रासायनिक गुणधर्म क्या है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ही क्या होगा? अनसॉल्यूबल होगा, नो सॉल्यूबल, नॉट सॉल्यूबल। कंसनट्रेटेड H2SO4 में ही कैसा होगा? सॉल्यूबल होगा। डाइल्यूट H2SO4 में नॉन सॉल्यूबल, ठीक है।
है, डाइल्यूट HNO3 में नॉट सॉल्यूबल, ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में नॉट सॉल्यूबल। डाइल्यूट कंसनट्रेटेड HNO3 यानी कि डाइल्यूट हॉट एंड कंसनट्रेटेड HNO3 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में कैसा होगा, फास्टली सॉल्यूबल होगा। और एक्यूरेज या 3HCl प्लस HNO3 ये सॉल्यूबल होगा। तेल, शर्करा, वसा, गंधक, इन कंपाउंड के साथ इतने ये जो है इनके साथ क्या करेगा, ये मर्दन करने पर सूक्ष्म कणों में विभक्त होता है, पुनः आसानी से एकत्र नहीं हो पाता। ये क्या होता है, गंधक, शर्करा और आपका तेल, इनके साथ क्या होता है, ये सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाता है और क्या होता है, एकत्र नहीं हो पाता है। पारद लयकारी क्षमता, तो काष्ठ औषध नाग नागो वंगे बगमापि शुक्ले शुक्लम तारे तारम कनके कनकश्च लिखित सूते। रस हृदय तंत्र ने दिया है, क्या है कि पारद लयकारी जो क्षमता है वो किस में दिखाई देती है, आपकी स्वर्ण में दिखाई देगी, रजत में दिखाई देगी और ताम्र शुक्ल के समान लोह, नाग और वंग इनमें दिखाई देगी। लयकारी क्षमता किस में दिखाई देगी, इसकी आपकी 6 में दिखाई देगी। कौन कौन सी, स्वर्ण, रजत, ताम्र, वर्ण और क्या है, स्वर्ण, रजत, ताम, वर्ण और वंग, नाग, लोह, बस इतनों में दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका पारद जो होता है वो पारद के पर्याय देखो, पारद के कितने पर्याय होते हैं, पारद के बहुत सारे पर्याय बताए गए हैं। पारद के क्या क्या पर्याय बताए गए हैं आपको, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक, रस, रस भी हम पारद को ही कहते हैं, ठीक है। तो रसेंद्र क्यों कहते हैं, रस उपरस राजवता रसेंद्र इति कीर्तता। रस उपरस साधारण रस सभी धातुओं में क्या है, प्रधान है। रसनात् सर्वधातु नाम रस इति विद्यते, क्या है, अर्थात सभी धातुओं को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, अपने अंदर निगल लेता है, इसलिए क्या कहलाता है, रस कहलाता है। जरांग मृत्यु नाशाय रसेद व रसोमता, क्या करता है, ये वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को करने वाले का कारण होता है, इसलिए ये क्या होता है, रस कहलाता है। फिर क्या है, मम देह रसो यस्मात् रसमें नाम उच्यते, यानी कि अर्थात शिव वीर होने से इसे रस कहा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया है, रसेंद्र ने क्या बताया था, वही रसेंद्र और उपरस राजत्व रसेंद्र इति प्रवृत्ता, अर्थात रस उपरस आदि में प्रधानों से इसे रसेंद्र कहते हैं। सूत क्यों कहते हैं, देह लोह मय सिद्धित सूते सूतस स्मृता, यानी कि देह सिद्धि और लोह सिद्धि दुख को देने के कारण ही क्या कहलाता है, सूत कहलाता है। रोप पंगाक बद्धि माँ अज्ञानम पारदमश्च पारत, अर्थात रोग रूपी पंख समुद्र से पार करने वाले होने से ये क्या कहलाता है, पारत कहलाता है। तो ये हो गया आपके पारत के पर्याय, क्या है, रस है, रसेंद्र है, ठीक है, और क्या है, सूत है, पारद है और मिश्रक है। क्यों कहते हैं वो भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें आ रहा है पारद के वो देखो, पारद के और अधिक नाम क्या है, आकृति, गुण, उत्पत्ति, स्थान एवं उपयोग आदि से किसी न किसी अर्थ से जुड़े होने से इन्हीं अर्थों को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याय नामों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्वरूपात्मक देखें, तो इसे स्वरूपात्मक क्या पर्याय है इसका क्या है, इसके वैसे तो 60 से भी अधिक नाम है, पारद के क्या है, 60 से भी अधिक नाम है। कैसे, स्वरूपात्मक, गत्यात्मक मतलब गति के लिए, देहवात्मक, ठीक है, धातुवात्मक, विशिष्ट गुणत्वात्मक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और धार्मिक, देवात्मक, ठीक है। तो पहले आपका क्या आ रहा है यहाँ, स्वरूपात्मक। तो स्वरूपात्मक में से कहा गया है गलद रौप्य निभम, गलद रौप्य निभम, ठीक है। महावृद्धि, महाव्रही, ठीक है, महातेज, स्वर्ण, स्वर्ण भी हम इसे कहते हैं, महातेज भी इसे हम कहते हैं, महाव्रही भी कहते हैं, गलद रौप्य निभम भी कहते हैं, यानी कि क्विक लाइम और सिल्वर लाइम, ठीक है। उसके बाद गत्यात्मक मतलब गति के चले, चपल चलने वाला होता है, चल
चलने वाला होता है, धूतल बहने वाला होता है, और खेचर, ठीक है, रुक रुक मतलब बहुत धीरे चलता है तो खेचर, खच्चर कहते हैं ना, बहुत धीरे धीरे चलता है तो उसी से खेचर, ठीक है। देहात्मक, देहात्मक कैसे हो गया, अमृत, मृत्यु नाशक, क्यों, जरा को, वृद्धावस्था को मृत्यु का नाश करता है इसलिए। जैव, देहद, परमात्मरत, पारद तो है ही है, पारत भी है, रसायन भी है और रसायन श्रेष्ठ भी है, ठीक है। धातुवात्मक देखो, महारस है, उपरस है, ठीक है, रसेंद्र है, रस है, रसेश है, रसोत्तम है, दिव्य रस है, रसराजा है, रसनाथ है, रसलेह है, सिद्धातु है, सूत है, सूतक है, सूत्रात है और मिश्रक है, ठीक है। विशिष्ट गुणात्मक, गुण के कैसा होता है, अमर होता है, अनंत होता है, कलिनकांतक होता है, सूक्ष्म मतलब बहुत कण बहुत छोटे होते हैं, सौभाग्य होता है। दार्शनिक अध्यात्मिक क्या होता है, जीव होता है, जैव होता है, दिव्य होता है और अचिंतनीय होता है। धार्मिक दैवात्मक क्या है, त्रिनेत्र है, त्रिलोचन है, देव है, रुद्रज है, लोकेश है, विजेंद्र है, बुद्ध है, रजस्वल है, शांत है, शिव है, शिववीर है, स्कंद है, हर रेत है, हर बीज है, हर तेज है, शिवाहिर है, शिव बीज है आदि। जितने भी शिव के समस्त पर्याय हैं वो किसके पर्याय हैं, आपके इसके पर्याय होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम, ये बात हो गई आपके पारद की। अब पारद के चिकित्सीय गुण, पारद के अब हम क्या बात करें, चिकित्सकीय गुण की। तो पारद के चिकित्सकीय गुण क्या होते हैं, तो पारद के चिकित्सकीय गुण क्या है, रस, 6 रस होते हैं इसमें, ठीक है, 6 रस इसमें मिले होते हैं। नेक्स्ट है गुण, गुरु, स्निग्ध और सर होता है। कैसा होता है, गुरु होता है, स्निग्ध होता है और सर होता है, ठीक है। उसके बाद कर्म, योगवाही इसका कर्म है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, रसायन, अतिवृष्य, बल, दीपन, पुष्टिकर, मृत्युकारक और आयुष्कर, लोह सिद्धिकर, धातु सिद्धिकर, जितने भी कर्म है सब लिख देना, ठीक है। त्रिदोष भाव प्रभाव, त्रिदोष घन होता है और समीर जन होता है, ठीक है। व्याधि कर क्या है, वात रोग, त्रिदोष रोग, कुष्ठ रोग, अक्षी रोग, कृमि रोग, बलिपल ये सबका नाश करता है, ठीक है। अब बारी आ रही है पारद की उत्पत्ति की। तो पारद की उत्पत्ति हुई कैसे थी, ठीक है। पारद की उत्पत्ति 2 तरीके से बताई गई है, एक रस ग्रंथों के आधार पे और दूसरी बताई गई है आपका आधुनिक मत अनुसार, ठीक है। अगर हम रस ग्रंथों के अनुसार देखें तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे भूगर्भ में क्या होता है, जो ज्वालामुखी होता है दोनों जो हमारे वो हैं, बात कर रहे थे पारद की उत्पत्ति की। पारद की उत्पत्ति कैसे होती है, पारद की जो उत्पत्ति है वो ऐसे होती है कि जो हमारा क्या है, 2 तरीके से बताई गई। कैसे कैसे, एक रस ग्रंथों के अनुसार, दूसरा वैज्ञानिकों के मत के अनुसार। तो उसका जो वर्णन है उसको कोरिलेट भी किया गया, ठीक है। तो रस ग्रंथों के अनुसार देखो, तो रस ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में, रस ग्रंथों के अनुसार क्या हुआ था, त्रेता युग, यानी कि कौन सा युग हो गया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग बताए गए थे। तो त्रेता युग में क्या हुआ कि एक राक्षस था, क्या नाम था उसका, तारकासुर नामक राक्षस के वध के लिए जब शिव पुत्र थे कार्तिकेय, शिव के 2 पुत्र हैं, एक कार्तिकेय और एक गणेश, और एक पुत्री है अशोक सुंदरी, ठीक है। तो वो यही है कि जब तारकासुर नामक राक्षस के वध के लिए क्या करना था, उन्हें अपने पुत्र को जीवन देना था, पुत्र पैदा करना था। तो क्या हुआ, वही हुआ कि शिव पुत्र कार्तिकेय की इच्छा से, तो जब शिव और पार्वती क्या कर रहे थे, रतिक्रिया कर रहे थे, मीन्स की समझ गए होगा रतिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो क्या हुआ था, तो शिव के शुक्र रस पारद, शिव के शुक्र बीज, पार्वती के रस, क्या हुआ देखो, जब शिव का शुक्र रस और पार्वती का जो मिला तो क्या बना, कुमार कार्तिकेय बना। लेकिन जो शुक्र था वो बह के कहाँ, नदी में गिर गया, जिससे क्या हुआ, वहाँ पे
नदी जो थी वो उसका ताप नहीं सह पाई। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी स्टोरी है। ऐसे करके है कि हिमालय पर्वत पर शिव और पार्वती जी प्रेम में से एक दूसरे को हराने की इच्छा से तीनों लोकों में क्षोभ पैदा करने वाले संभोग में प्रवृत्त होते हैं। तब देवताओं के ने तारकासुर का वध करने वाले पुत्र कार्तिकेय को शीघ्र प्राप्ति हेतु तथा शीघ्र मैथुन की समाप्ति के लिए जब अग्नि देवता को वहां भेजा था, तो अग्नि देवता क्या कबूतर का रूप लेके वहां चले गए थे। फिर क्या हुआ था, जब तो उन्होंने छुपकर ये सब देख लिया था। जब उन्होंने देखा था तो शिव जी गुस्से में आ गए और क्या हो गया, उन्हें आभास हो गया कि कोई उन्हें छुप के देख रहा है। तो उस पर क्या हुआ था, उन्होंने प्रहार कर दिया था, जिससे क्या हुआ था, अग्नि के लिए जो फेंका गया था उनका जो था वो नदी गंगा में जाके गिर गया था। गंगा में उनका वीर गिर गया था, जिससे वो उसे सहन नहीं कर पाई गंगा। और क्या गंगा ने क्या करा था, उसे क्या करा, ऊपर फेंक दिया। इतनी तेज ऊर्जा थी उसे कि उसने वो ऊपर फेंक दिया, और वो ही क्या कहलाया वहाँ पे, पारद कहलाया। ठीक है, ये 5 कूपों में पाए जाने वाला वीर पारद प्रकार का ही होता है। तो ये क्या होता है, ये हो गए आपका शिव और रस ग्रंथों के अनुसार। अब बात आ रही है वैज्ञानिकों के मत के अनुसार। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार इसका कोरिलेशन ज्वालामुखी के फटने से किया गया। कैसे कि ज्वालामुखी के फटने से उसमें गर्म द्रव पदार्थ निकलता है। इस द्रव पदार्थ के साथ भूगर्भ में जो अन्य खनिज भी बाहर आते हैं। ज्वालामुखी पहाड़ के फटने की घटना का संबंध पारद की उत्पत्ति से है। क्या हुआ, भूगर्भ में कौन से जड़ और चेतन दोनों द्रव्य रहते हैं, तो क्या होता है, दोनों में संघर्ष होता रहता है, और जिससे ऊर्जा आती है। ऊर्जा के होने से क्या होता है, भूगर्भ स्थित अग्नीय पदार्थ ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होने लगता है, भूमि में कंपन होने लगता है। और ये कहाँ होती है, हिमवत प्रदेशों में ही होती है। ठीक है, भूमि कंप एवं ज्वालामुखी के फटने से पृथ्वी अनेक स्थानों पर कट जाती है, और उसमें से राख के वर्ण का धुआं एवं गैस निकलने लगता है, और फिर अंत में क्या निकलता है, ज्वालामुखी निकलता है। ज्वालामुखी के फटने के साथ एक ज्वाला के साथ उसमें से द्रव पदार्थ लावा के रूप में बाहर निकलता है, और वह भूकंप बंद हो जाता है। उस समय क्या होता है, भूकंप बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, भूकंप से निकलने वाले द्रव्य जब लावा ढाणु निम्न विस्तार वाले क्षेत्र में प्रवाहित होते दूर तक फैलता है, जिससे मार्ग में पड़ने वाले गड्ढों में द्रव भर जाता है। फिर क्या होता है कि पहाड़ से निकलने वाली नदियों के माध्यम से लावा मीलों तक बहता चला जाता है। जब आग्नेय और पाषाण पदार्थ क्रमशः ठंडे हो जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, खनिज पदार्थ गर्म जल में मिलाकर वाष्प के रूप में उड़ जाता है, पुनः ठंडा होकर जम जाता है। इससे सब नीचे ग्रेनाइट, आग्नेय, पाषाण, इसके ऊपर की परत में एक पारद, फिर नीचे की परत में आदि जैसे स्वर्ण वगैरह, सीसा, ताम्र, ये सब मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका क्या है, वैज्ञानिक दृष्टि है। अब इन दोनों में कोरिलेशन क्या है, ठीक है, कि जो और कोरिलेशन कैसे करोगे इसका, कि अगर ये आए तो कैसे करा जाएगा इसका कोरिलेशन। जैसे कि ज्वालामुखी की घटना को किससे, संभोग से माना गया है। ठीक है, अग्नि की ज्वाला को किससे, कपोत से माना गया, अग्निदेव से माना गया। स्त्रवित द्रव को किससे माना गया है, शिव के वीर से माना गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो पारद के पंचकूप और भेद। पारद के पंचकूप क्या है, रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक। ठीक है, क्या है, पंचकूप रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक। तो रस क्या है, रक्त, रसेंद्र क्या है, श्याव। ठीक है, सूत क्या है, ईशत, पीत। ठीक है, पारद क्या है, श्वेत, और मिश्रक क्या है, मयूर, खंडिका, छाय। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें, इसके फिर आ रहा है पारद के खनिज। ठीक है,
पारद के खनिज कौन कौन से रूप में मिलते हैं? तो पारद के एक तत्व है, भूगर्भ में तत्व या पदार्थ जिस रूप में पाया जाता है वह उस तत्व का खनिज कहलाता है। भूगर्भ से पारद 2 रूपों को प्राप्त करता है। कौन कौन से 2 रूप होते हैं? एक तो मुक्त हो गया और दूसरा यौगिक, यानी कि नेटिव मरकरी एज वेल एज आपका ओर्स ऑफ मरकरी। तो मुक्त स्वरूप क्या है उसका, मतलब नेटिव मरकरी क्या है? इस अवस्था में जो पारद होता है वो स्वतंत्र होता है, ठीक है, मतलब किसी के साथ उसका कोरिलेशन नहीं होता, ठीक है। और कहाँ मिलता है? सहज अर्थात द्रव अवस्था में खानों में मिलता है। इसलिए सहज पारद स्वभूत पारद गल दर्युपम यह बहुत काम में प्राप्त होता है, ठीक है, कम मात्रा में ये बहुत प्राप्त होता है। स्वयं भूपारद है, सहज पारद या गल दौप्र निभम के नाम से कहा जाता है। कौन कौन से? सहज पारद, सहज पारद, स्वायु भूपारद या गलद रौप्य निभम, ठीक है। यौगिक पारद क्या होता है? यौगिक प्रकृति में पारद, गंधक, क्लोरीन आदि तत्वों के साथ मिला हुआ यौगिक रूप में पाया जाने वाला पारद कैसा होगा? यौगिक। हिंगुल क्या होता है? हिंगुल होता है सिनेबार HGS, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ मरकरी, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मरकरी, यानी कि सबसे ज़्यादा यह पारद एवं गंधक का यौगिक है। पहले तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मेन सोर्स है Hg का, मरकरी का, और क्या है? पारद व गंधक का यौगिक है। रक्त वर्ण डायमंड फायर्स होता है, कैसा होता है? रक्त वर्ण का भी हो सकता है या फिर कैसा? डायमार्फस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो परसेंटेज है वो 70 से 85% तक होता है, ठीक है। अब इसमें वैरायटी आ रही है इसकी, ठीक है, वैरायटी कौन कौन सी है इसकी? देखो, हंसपाद हिंगुल, ठीक है, हंसपाद हिंगुल। उसके बाद है दरद हिंगुल, ठीक है, हंसपाद हिंगुल, दरद हिंगुल, चमार हिंगुल, गिरी हिंगुल, प्रवार हिंगुल और देवेंद्र हिंगुल, गिरी सिंदूर, ये सब लिंगोस्टेनियम, ये सब इसके क्या हैं? हंसपाद हिंगुल के सब पॉइंट हैं। हंसपाद हिंगुल, देखो हिंगुल के सब पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? हंसपाद हिंगुल, चमार हिंगुल, दरद हिंगुल, प्रवाल्भ हिंगुल, गिरी सिंदूर और द्रतेंद्र रक्त, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्लोमेल, क्लोमेल अलग है, क्लोमेल हिंगुल के अंदर नहीं आता, क्लोमेल अलग कंपाउंड है Hg2Cl2, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? सिल्वर एल्मगम, ठीक है, सिल्वर अमलगम होता है, फॉलर ओवर होता है, ठीक है, फॉलह ओवर होता है, लिविंग स्टोनाइट होता है, वार्सेनाइट होता है, ग्लेवाइट कजराइट होता है, टेलिग्नाइट होता है, एलेग्नाइट होता है, कैलिग्नाइट होता है, मोजोसाइट होता है और मेट्रोडाइट होता है, ठीक है। इसमें से हमें पढ़ना क्या है? केवल हमने हिंगुल बता दिया, यानी कि हिंगुल क्या है? सिनेबार HGS है। उसके वैरायटी क्या थी? हंसपाद हिंगुल हो गया, दरद हिंगुल, प्रवालाभ हिंगुल, द्रतेंद्र हिंगुल, चमार हिंगुल, ठीक है, इतने थे। तो हंसपाद हिंगुल कौन सा होता है? हंसपाद और गिरी सिंदूर भी है, ठीक है। हंसपाद हिंगुल क्या होता है? हंसपाद हिंगुल जपा कुसुमन शंकाश, जपा पुष्प के सदृश लाल वर्ण का हिंगुल ही वास्तविक हंसपाद हिंगुल होता है। कैसे? जपा के पुष्प के समान जो लाल वर्ण का होगा, यानी कि रक्त वर्ण का होगा, वो कैसा होगा? ओरिजिनल हंसपाद हिंगुल होगा। इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? रोम्बोहाइड्रल कहते हैं, होते हैं, ठीक है, रोम्बोहाइड्रल शेप्स में होते हैं। इसे कसौटी पर घिसने से लाल रंग की रेखा उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर हम इसे कसौटी पर घिसेंगे तो कौन सी रेखा? लाल रंग की रेखा उत्पन्न होगी। दरद हिंगुल क्या होता है? दरद हिंगुल जो होता है वो होता है यकृताकार हिंगुल, यानी कि हेपेटिक सिनेबार। हिंगुल के साथ जब शिलाजुतु के अंश मिल जाते हैं तो वो क्या होता है? आपका हेपेटिक हिंगुल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद तब इसका वर्ण गहरा हो जाता है, इसे हेपेटिक सिनेबार या दरद हिंगुल कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? हम दरद हिंगुल कहते हैं हेपेटिक सिनेबार को। जब इसके साथ क्या होता है? हिंगुल के साथ क्या मिल जाता है? शिलाजुतु के अंश मिल जाते हैं, तब इसे क्या कहते हैं हम?
हेपेटिक इंगुल यानी कि दर्द इंगुल कहते हैं, ठीक है, हेपेटिक सिनेबार कहते हैं, ठीक है। इसका वर्ण कैसा होता है, गहरा होता है और इसे हेपेटिक सिनेबार या दर्द इंगुल कहते हैं, ठीक है। चमार इंगुल क्या होता है, चमार इंगुल जो होता है कृष्ण रूप से आता है, यानी कि काले रंग का होता है और क्या होता है, कसौटी पर घिसने पर इसने क्या होती है, काले रंग की लकीर खींचती है, ठीक है। प्रवालाभ इंगुल क्या होता है, कोरल ओर होता है, कैलोरिन ऑटर्च अर्थात मूंगे सी मृतिका, श्वेत रेखा प्रवालो हंसपात साहिती क्या होता है कि इस पे पहली बात तो श्वेत रंग की रेखा आएगी घिसने पर और मूंगे की सी मृतिका, मूंग के जैसी मृतिका है, ठीक है। उसके बाद द्रतेंद इंगुल क्या है, स्टेलाइजेशन स्टाहलेज स्टील ओ 75% इसमें क्या होता है, Hg होता है, मतलब मरकरी पारद होता है और सबसे समृद्ध माना जाता है, ये सबसे ज़्यादा समृद्ध होता है। इसे कविराज प्राप्तिहार ने इसे दैत्येंद्र रस कहा है, ठीक है। बस इतना ही है, इसके लिए इतना ही बताया गया। उसके बाद क्या है, गिरी सिंदूर यानी कि ब्रिकोर या जैगल लार्ज, ठीक है। तो ये क्या होता है, लाल रंग का चमकदार बालू के समान चूर्ण रूप में होता है। लाल रंग का और क्या था, जपा फल, यानी कि हंसपाद इंगुल भी ऐसा ही था पर वो जपा पुष्प के समान था, ठीक है। ये कैसा है, लाल रंग के चूने के चमकदार चूने के समान होता है, ठीक है, चूर्ण के रूप में होता है। इसे लगभग 68% तक पारद का अंश होता है, ठीक है। रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी कहा जाता है। कैलोमेल क्या होता है, ये पारद और क्लोरीन तत्व का यौगिक है। सिल्वर ओल क्या होता है, चांदी और पारद का मिश्रण है, सिल्वर अमलगम क्या है, चांदी और पारद का मिश्रण है, ठीक है। उसके बाद आपके ऐसे ही लिविंग स्टोनाइट में क्या होता है, एंटीनियम पारद और गंधक का यौगिक है। फालह ओर में क्या होता है, ताम्र का खनिज है किंतु इसमें पारद होता है, ठीक है। ग्लोडाइट काजराल में क्या होता है, पारद एवं गंधक का खनिज है किंतु इसमें अंशों में यशद भी पाया जाता है, ठीक है। HgO क्या होता है, ये पारद मेट्रोडाइट क्या होता है, ये पारद का ही एक और ऑक्साइड का यौगिक है। तो यहाँ कंप्लीट होते हैं आपके मुक्तावस्था खनिज, पारद के खनिज। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं, गिरी सिंदूर को ही क्या कहते हैं, नाग सिंदूर भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है Pb3O4, ठीक है। इसमें Hg होता है, ठीक है, 70% तक होता है। उसके बाद देखो पारद के दोष, पारद के दोष कितने हैं, पारद के 3 दोष हैं, ठीक है, नैसर्गिक, यौगिक और औपाधिक, ठीक है। नैसर्गिक दोष जो होता है वो 3 तरीके का होता है, विष, बहिन और मल। क्या क्या, विष, बहिन और मल, ठीक है। और जो आपका यौगिक होता है वो 2 तरीके का होता है, नाग और वंग। औपाधिक जो होता है वो क्या होता है, औपाधिक 5 तरीके का होता है, ठीक है। तो औपाधिक दोष क्या होता है, औपाधिक दोष को हम सप्तकंचुक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे सप्तकंचुक, क्योंकि ये सांप की केचुली की तरह होता है, ठीक है, दोष को मारने वाला होता है, इसलिए क्या होता है, कंचुक दोष भी कहते हैं इसे हम। तो पहले हम नैसर्गिक की अगर बात करें तो नैसर्गिक हमारे कितने प्रकार के बताए हमने, 3 प्रकार के, विष, बहिर और मल, ठीक है। विष, बहिर और मल। विष का काम क्या होता है, मारना होता है, तो वही है, विष का कार्य क्या है, मारना, तो वो क्या हो गया, मृत्यु कारक। बहिर यानी कि बहिर का मतलब होता है दाह उत्पन्न करना, तो ये वही करता है, बहिर का मतलब दाह उत्पन्न करना, दाह विकारों में। मल क्या करता है, मूर्छा विकारों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाग और वंग। नाग और वंग दोनों जांघ्यम और कुष्ठम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यौगिक जो है वो जो आपके यौगिक है उसको व्यापारिक दोष भी कहते हैं, ठीक है। व्यापार की दृष्टि में ये इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए क्या कहते हैं, व्यापारिक दोष भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो आपका अभी मैंने क्या बताया, नैसर्गिक दोष 3 प्रकार के बताए, कौन से, विष, बाहर और मल। विष का काम क्या होता है,
मृत्यु करना। बाहर का काम क्या होता है, दाह उत्पन्न करना। मल का काम क्या होता है, आपको मूर्छा दिलाना। ठीक है, अगर हमारे शरीर में मल इतना बढ़ गया तो वो क्या करेगा, हमें मूर्छा दिला देगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है नाग और वंग। नाग और वंग किसके दोष हैं आपके, यौगिक के। यौगिक कौन सा दोष है, व्यापारिक दोष है। व्यापारिक दृष्टि से इसे दोष माना गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पारद का आयात जो होता है वो विदेशों से होता है। ठीक है, मतलब विदेशों से आता है। फिर क्या होता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये करा जाता है आपका जांघ्यम और कुष्ठ के लिए। ठीक है, जांघ्यम और कुष्ठ के लिए। अच्छा, अब बारी आ रही है कि आपके औपाधिक दोष कौन से होते हैं और साथ में आपके सप्तकंचुक कौन से होते हैं। ठीक है, औपाधिक दोष जो हैं वो हैं आपके भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज, वंगज। औपाधिक दोष और सप्तकंचुक क्या है, दोनों रिलेटेड हैं। कैसे, दोनों का मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो देखो क्या है कि आपका जो ये क्वेश्चन आया है, वैसे पूछा नहीं जाएगा, 2002 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि औपाधिक दोष और सप्तकंचुक में क्या अंतर होता है। तो औपाधिक दोष कौन कौन से हैं आपके, भूमिज है, गिरिज है। तो भूमि पर गिरी, बारिश, नाग, वंग। तो भूमिज, गिरिज, बारिश और नागज, वंगज, ये क्या है आपके औपाधिक दोष है। ठीक है, इसे सप्तकंचुक कुछ लोगों ने कहा है, सामने नहीं कहा है। क्यों, क्योंकि सप्तकंचुक दोष क्या है, सप्तकंचुक दोष देखो आपके क्या हैं पापा भेदक द्रव मल से अंधा ध्वस्त होता है। क्या होता है, पापा भेदक द्रव मल से अंधा ध्वस्त होता है। अगर हम इन सबको मिलाएंगे, वो कोड है, अभी मैं बता रही हूँ कोड का क्या मतलब है। अगर हम इन सबको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, औपाधिक दोष कंप्लीट हो जाएगा। दोष जो बताए गए हैं औपाधिक और दूसरा क्या था, सप्तकंचुक, कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे, देखो पापा से हो गया आपका परपटी, तो भूमिज का क्या काम है, परपटी। गिरिज का क्या काम है, पाठनी, यानी कि स्किन को फाड़ देना। ठीक है, पाठनी। ठीक है, पापा भेदक, भेदन करती है ना, स्किन में भेदन होता है, तो पापा से एक परपटी हो गया, दूसरा पाठन हो गया। ठीक है, पाठनी। भेदन का मतलब छेदना, यानी कि मल का भेदन होना, तो वारिज का क्या हो गया, भेदन। भूमिज का परपटी, गिरिज का पाठनी, वारिज का भेदनी। ठीक है, द्रव मल से अंधा, द्रव मल, नागज का क्या है, द्रव भी और मलकारी। द्रव का मतलब मल का द्रवित होना और मलकारी मतलब मल का अधिक निकलना, तो ये किसका हो गया, नागज का कर्म हो गया। वंगज का क्या दोष है, अंधकारी और ध्वंसी, अंधा करना और कौवे जैसी आवाज़ हो जाना, ये किसके, वंगज के दोष हैं। तो भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज, वंगज, ये क्या हैं आपके औपाधिक दोष हैं। ठीक है, उसके बाद इनके जो सप्तकंचुक क्या हैं, पापा भेदक द्रव मल से अंधा ध्वस्त होता है। पापा से क्या है आपका, परपटी है पहला, फिर पाठनी है, फिर भेदनी है, फिर द्रावी, मलकारी और अंधकारी, ध्वांशी। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो आपका है, वैसे जो औपाधिक और सप्तकंचुक वाला दोष था वो इम्पॉर्टेंट नहीं था और ना ही ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि औपाधिक को ही सप्तकंचुक दोष कहा गया है, उनके कर्म है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका डिफरेंस करके ही बताया जाता, अगर कभी आ जाए तो डिफरेंस करके ही बताया जाएगा कि औपाधिक दोष क्या माने गए और वो क्या माने गए। ठीक है, सप्तकंचुक। तो औपाधिक दोष आपके हो गए, औपाधिक क्या था, भूमिज, गिरिज, भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज और वंगज। और आपके वो क्या है, आपके सप्तकंचुक है, पर परपटी, पाठनी, भेदिनी, द्रव, मलकारी, अंधकारी, ध्वांशी। ठीक है, अब आयुर्वेद प्रकाश ने अलग ही बताया। आयुर्वेद प्रकाश ने 12 दोषों को स्वीकार किया है, तो इसका श्लोक है, पहले इसका कोड देख लो क्योंकि याद नहीं रहता। तो आयुर्वेद प्रकाश ने जो कहा है वो क्या है, नागो वंगो मलो बहिर चापल्यम चा विषम गिरी असहायर में अग्नि दोषा निसाग्रात पारदे स्थिता, ये बताया। तो क्या है इसका कि पहले तो मैं आपको
कोड बता दे रही हूँ। नाव आम चाबी गिरी असहाय। नाव, नाव से क्या हो गया, नाग और वंग हो गया। आम, आम से क्या होगा, अग्नि और मल, ठीक है। नाव, ना से नाग, वा से वंग, आ से आम, वो अग्नि, आम से मतलब अग्नि, और माँ से मल, अग्नि। चाबी, चाबी से, चा से हो गया चापल्य, बी से हो गया आपका विष। गिरी असहाय, गिरी, गिरी यानी कि गिरी रहा, असहाय यानी कि असहार अग्नि। तो कितने हो गए आपके, 12 दोष हो गए। कौन कौन से, नाग, वंग, अग्नि, मल, चापल्य, विष, गिरी, असहाय। सॉरी, इन्होंने भी 8 ही दोषों को स्वीकार किया है, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। इन्होंने भी 8 ही दोष को स्वीकार किया है, ठीक है। उन्होंने इसे अलग महादोष कहकर निम्न रूप से गिनाया है, ठीक है। सॉरी, आयुर्वेद प्रकाश ने इन 12 दोषों को स्वीकार किया है। ये जो 12 दोष कौन से वाले थे आपके, भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज, वंगज, सरपरपट्टी, पाठनी, भेदनी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी, ध्वांशी, इन्हें तो स्वीकार किया है, लेकिन महादोष करके नए और भी नए बना दिए हैं। क्या क्या, नाग, वंग, अग्नि, मल, चापल्य, वारी, गिरी, असहार अग्नि, ठीक है। तो ये बताए गए। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका क्या, दोष के बारे में, पारद के दोष। अच्छा, अगर कहीं पारद के प्रकार आते हैं तो आप क्या लिख के आएंगे, पहले तो ये पारद के प्रकारों में या पारद के भेदों में आप खनिज लिख के आएंगे, ये याद रखना, पारद के खनिज लिख के आएंगे हम प्रकार में या भेद में। लेकिन अगर पारद के दोष पूछे जाएंगे तो हम क्या लिख के आएंगे, ये लिख के आएंगे, क्या, नैसर्गिक, यौगिक और बाकी क्या है, औपाधिक। अब हम बात कर रहे हैं, अब बात आती है आपके शोधन की, ठीक है। पारद का शोधन कैसे होता है, पारद का शोधन 2 प्रकार से बताया गया है। कैसे, एक तो सामान्य शोधन होगा, ठीक है, नॉर्मल शोधन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, विशेष शोधन होगा, ठीक है। तो पारद का सामान्य शोधन और विशेष शोधन क्या होता है, ठीक है, अभी देखते हैं। तो पारद के सामान्य शोधन और विशेष शोधन, ये 2 शोधन बताए गए हैं, ठीक है। तो पारद के सामान्य शोधन में क्या है, प्रथम विधि, इसे कितने, सामान्य शोधन में कितनी विधियों में करा गया है, सामान्य विधि 4-5 प्रकार की बताइए, और विशेष विधि कितनी प्रकार की बताइए, 8 प्रकार की। अब इसमें से जो जितने नंबर में आएगा उतने नंबर में आप लिखाओगे। कैसे, मैं बताती हूँ, देखो। अगर सामान्य विधि आए, सामान्य विधि पहले हम क्या करते, पहले तो एक श्लोक दे रखा है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। रसेश्वरम ससुधा रजसा मर्दयते त्रेयहम ततो द्विगुणत वस्त्रांत गालितम खलत्वे नैसेत रसौन निसुत तुल्यम तदर्थ लवणम हरेत तत्कलैक मदीय सूतम यावादति कृष्णताम, ठीक है। उसके बाद क्या है, कृष्णम कल्कम परिचिते तथा प्रक्षाल्यम युक्ति एताः एवमेकेन वारेण रसेन्द्र शुद्धिमायु नुत्पत्यात्। क्या है, पहले पारद के समान भाग में सुधा रज यानी कि चूना लेकर 3 दिन तक पत्थर के करल में अच्छी तरीके से क्या करेंगे, हम मर्दन करेंगे। उसके बाद उसमें पारद को प्राप्त कर 2 गुण वस्त्र से गालित करेंगे। पुनः खरल मतलब छानेंगे, गालित का मतलब क्या है, छान लेंगे। खरल में डालकर पारद के समान भाग में लेकर छिलका रहित लहसुन, आधा भाग सैंधव लवण डालकर कल्क के कृष्ण होने तक मर्दन करें। क्या करेंगे, पहले हमने क्या लिया, सामान्य शोधन देखो कैसे करा है हमने। पहले हमने क्या करा, अशुद्ध पारद लिया, उसमें समभाग में चूना लिया, मर्दन किया 3 दिन तक। उसके बाद क्या किया, उसमें हमने पारद के साथ चूना मिला दिया, फिर 2 तह वस्त्र को क्या करा, उससे छाना, ठीक है। उसके बाद पारद समान निस्तुत मतलब लहसुन लिया, ठीक है। पारद के समान लहसुन जितना पारद है उतना लेंगे, और उससे आधा भाग क्या लेंगे, सैंधव लवण लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे, उसको मर्दन करेंगे, वो कृष्ण और ताम्र वर्ण का हो जाएगा। जल से प्रक्षालन करेंगे और पारद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, सामान्य शोधन। कैसे है,
देखो, पहले हमने अशुद्ध पारद लिया, अशुद्ध पारद का उसी के समान भाग चूना ले लिया। चूना लेने के बाद 3 दिन तक मर्दन किया, पारद और चूना मिल गया। उसके बाद हमने उसे 2 तह के वस्त्र से छान लिया, ठीक है। पारद के समान भाग हमने उसमें लहसुन डाला, लहसुन को डालने के बाद हमने उसमें आधा सैंधव लवण डाला, उसका फिर मर्दन किया। फिर क्या करा, कृष्ण और ताम्र वर्ण का जो हमें जल से, फिर हमने कृष्ण और ताम्र वर्ण का पारद प्राप्त करें। उसके बाद क्या है, जल से प्रक्षालन करेंगे, फिर क्या करेंगे, वो पारद शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय विधि क्या है, घृत कुमारी, चित्रक, रक्त सर्पश, बृहति तथा त्रिफला क्वाथ के साथ पारद को 3 दिन तक मर्दन करने के पश्चात प्रक्षालन कर पारद प्राप्त होता है। ये भी है, ठीक है। ये बहुत इजी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये सामान्य विधि है जो मैंने पहले बताई, चूने वाली, ठीक है। फिर रसतरंगिनी ने एक और विधि बताई, वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो उसका श्लोक है, नागवल्ली दल रसे तथा चाद्र अर्ध जे रसे क्षार त्रय युक्तेत शावती रस राजा विमर्दयेत तत्स्तेत भया पृथक कृत्वा सप्तदोष विवर्जितम मुक्ता फल समाकारम रसराजम प्रयोजयेत। क्या है कि हम पहले पारद को क्या करेंगे, 7 दिनों तक चूने के साथ मर्दन करेंगे और बाद में चतुर्गुण वस्त्र लेके छान लेंगे। पात्र का स्वरस अदरक स्वरस तक छात्र। इसके साथ हम क्या करेंगे, पारद का अच्छी तरीके से मर्दन करेंगे, तत्पश्चात क्या करेंगे, प्रक्षालन कर पारद को प्राप्त कर लेंगे। इस विधि से शुद्ध पारद मोती के समान चमकदार तथा 7 दोषों से मुक्त हो जाता है। चतुर्थ विधि क्या है, पहले पारद का 7 दिनों तक चूने के साथ मर्दन करें और बाद में चतुर्गुष गुण वस्त्र से छान लें। तत्पश्चात गृह धूम, हरिद्रा एवं ईट का चूर्ण के साथ 3 दिन तक इसका मर्दन करेंगे। कांजी में प्रक्षालन कर पुनः चतुर्गुण वस्त्र से छानकर पारद को, इस विधि से शोधित पारद सब कंचुक से मुक्त निर्मल हो जाता है। तो इस विधि से जो भी पारद है वो शोधित होकर पारद सब कंचुक से मुक्त होकर निर्मल हो जाता है। पंचम विधि है, पारद को मात्र लहसुन तथा सैंधव लवण से 7 दिनों तक हम क्या करें, तप्त खल्व विधि द्वारा मर्दन करके शुद्ध कर दें, ठीक है। उसके बाद विशेष शोधन अलग अलग हैं, नाग का, वंग का, अग्निदोष, मलदोष निवारणार्थ, ठीक है। तो नाग दोष का कैसे होगा, गृह धूम, ईट का चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण तथा बारीक कटा हुआ ऊन सबको एकत्र करके पारद के साथ 1 दिन तक मर्दन करने से अम्ल कांजी से धोकर पारद को प्राप्त कर लेना चाहिए। इस विधि से पारद का नाग दोष नष्ट हो जाता है। वंग दोष कैसे नष्ट होगा, इंद्रियाण, अंकोल तथा हरिद्रा चूर्ण के साथ पारद का मर्दन कर कांजी से धोकर, हरिद्रा चूर्ण के साथ हम क्या करेंगे, पारद का मर्दन कर कांजी से धोकर स्वच्छ कर लेने से पारद का वंग दोष नष्ट हो जाता है। अग्निदोष निवारणार्थ क्या है, चित्रक मूल के चूर्ण से पारद का मर्दन कर लेने से में स्थित अग्निदोष नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें तो मैं कुछ समझा ही नहीं सकती, इतना ही है। नाग दोष में हम क्या क्या लेंगे, गृह धूम लेंगे, ईट का चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण और बारीक कटा हुआ ऊन से जब हम पारद के साथ मर्दन कराएंगे तो और कांजी से धोकर पारद को प्राप्त कर लेना चाहिए। इस विधि से नाग दोष नष्ट होता है। वंग दोष कैसे नष्ट होता है, इंद्रियाण, अंकोल और हरिद्रा चूर्ण के साथ पारद का मर्दन करा के कांजी बना के धोकर स्वच्छ कर लेने से पारद का वंग दोष नष्ट हो जाता है। अग्नि दोष कैसे होता है, चित्रक मूल के चूर्ण से पारद का मर्दन कर लेने से पारद में स्थित अग्नि दोष नष्ट हो जाता है, अथवा त्रिफला चूर्ण के साथ पारद का मर्दन कर लेने से पारद का अग्नि दोष नष्ट हो जाता है। उधर मलदोष कैसे होता है, नष्ट अमलतास त्वक चूर्ण के साथ जब हम पारद का क्या करेंगे, मर्दन कर लेने से पारद का मलदोष नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कुमारी स्वरस से मर्दन कर लेने से मलदोष नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पंचम विधि, चापल्य दोष निवारणार्थ, कृष्ण, धतूरा, बीज या पंचांग के पारद का मर्दन कर लेने से पारद स्थित चापल्य दोष नष्ट हो जाता है। षष्ठ विधि क्या है, विष दोष नष्ट करने के लिए त्रिफला चूर्ण से पारद को मर्दन करने से विष दोष नष्ट हो जाता है, अथवा चित्रक मूल चूर्ण से मर्दन कर लेने से पारद का विष दोष नष्ट हो जाता है। गिरि दोष निवारणार्थ क्या है, पारद को त्रिकटु के साथ मर्दन करने से गिरि दोष नष्ट हो जाता है। आसराहक दोष निवारणार्थ क्या है,
गौक्षूर के चूर्ण या कल्क के साथ मर्दन कर लेने से पारद आश्रय अग्नि से मुक्त हो जाता है। तो ये क्या हो गए, पारद के विशेष शोधन। ठीक है, अब बात आ रही है पारद के संस्कारों की। पारद के संस्कार बहुत हैं, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ठीक है, पारद के संस्कार में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।